आज हम स्टार्ट करेंगे कि वाई डिफरेंट बॉन्ड्स ऑब्जर्व्ड एट डिफरेंट पोजीशन आईआर के अंदर ना। या हमने देखा होगा कि कुछ भी एक सेम दो एटम्स की वो 1100 में ऑब्जर्व होती हैं, कुछ 2200 में ऑब्जर्व होती हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो थ्री फैक्टर्स हैं, हम ये डिस्कस करेंगे कि पोजीशन ऑफ बैंड किस पे डिपेंड करती है। सम टाइम सेम टू स्पीशीज के बैंड स्ट्रेंथ, वो कुछ की इंटेंस होती है, कुछ की वीक होती है। वो क्यों होती है? फिर हम डिस्कस करेंगे विड्थ ऑफ बैंड, कि लेट से ओ एच है, समटाइम वो शार्प पीक देता है और समटाइम ब्रॉड पीक देता है। तो ये क्या वजह हो सकती है कि विड्थ ऑफ बैंड जो है वो समटाइम शार्प आती है, समटाइम जो है वो ब्रॉड आती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये हम आईआर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है कि पोजीशन ऑफ बैंड जनरली डिपेंड ऑन द रिड्यूस्ड मास। अब यहाँ देखिए, मैंने एक एक पैरामीटर लिखा है कि लाइट एटम गिव्स हाई फ्रीक्वेंसी। और राइट साइड पर आप देखिएगा कि यहाँ दो एक तरीके से एटम के दरमियान में बॉन्ड है, लाइक सी एन और एन एच। अगर आप गौर से देखते हैं तो सी एन के दरमियान में एटॉमिक साइज का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक मासेस हैं, तो रेडियस मास इनके दरमियान में कोई इतना खास, इतना मच डिफरेंस नहीं है। जब दो सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट विल अकर एट लोअर फ्रीक्वेंसी एज पर द फार्मूला जो कि हमने रेडियस मास के अंदर या हुक्स लॉ के अंदर जो फार्मूला अप्लाई किया था, आप इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा एटम है जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, या कार्बन है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो इन दोनों एटम के दरमियान में जो एटॉमिक साइज का वेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो बाय दिस वे, अगर दो एटम के दरमियान में एटॉमिक साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो दे विल अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, 3000 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इनको स्ट्रेच करना इजी होता है और इस वजह से ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्व होते हैं। एक और फैक्टर देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि समटाइम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड गिव्स हाई फ्रीक्वेंसी। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाई फ्रीक्वेंसी पे क्यों ऑब्जर्व होती है, ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ तीन मैंने यहाँ पे टाइप के एक तरीके से बॉन्ड डिस्कस किए हैं। एटम दो सेम ही हैं, यानी कार्बन नाइट्रोजन है यहाँ टॉप पर, फिर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो गौर कीजिएगा कि सिंगल बॉन्ड को स्ट्रेच करना क्योंकि इजी होता है तो दे विल अकर एट लोअर फ्रीक्वेंसी, वल ट्रिपल बॉन्ड को स्ट्रेच करना टीडियस होता है, डिफिकल्ट होता है, तो दे विल अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आईआर की डिस्कस की हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर, यह है एसीटोनाइट्राइल। यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड एन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जर्व हुई 2254 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड को स्ट्रेच करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इट विल अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं राइट साइड पर, तो सी एन देखें, ये सी एन की जो रेंज है वो है 1000 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स। इजी होता है इसको स्ट्रेच करना। तो ये एक एग्जांपल मैंने दी है जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड एन और सी एन डबल बॉन्ड एन, या एन सी का बॉन्ड है ना, ये वाला सी एन वाला बॉन्ड, ये भी इसके अंदर मौजूद है। यानी दोनों टाइप के इसके अंदर सी एन बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड के साथ भी, डबल बॉन्ड के साथ भी। जो सिंगल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई वो 1008 सेंटीमीटर पर, जबकि जो डबल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई वो 1667 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर ऑब्जर्व हुई। इट इज जस्ट बिकॉज कि सी एन को स्ट्रेच करना इजी होता है, जबकि सी ट्रिपल बॉन्ड एन जो कि सिमिलर मास रखते हैं उनको स्ट्रेच करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है
कि बाय दिस वे हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी विल अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? सी एच। अगर सी एच एस पी हाइब्रिडाइज के साथ अटैच होगा, तो क्योंकि एस पी ट्रिपल बॉन्ड रखता है और ट्रिपल बॉन्ड को स्क्रैच करना टीडियस होता है, तो इट विल अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स सी एच directly bonded with a triple bond will occur at higher frequency, while CH bonded with the sp3 carbon will occur at the lower frequency comparatively with the CH which is having the triple bond। तो यहाँ मैंने चीज़ें मेंशन की हैं कि sp sp3 हाइब्रिडाइज अगर CH है तो sp हायर पे, फिर sp2 उससे लोअर पे, और sp3 उससे लोअर पे अगर होगा। ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि वाई डिफरेंट बॉन्ड्स हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन while look at the two species over here on right side. One is carbonyl and other is C डबल बॉन्ड C। अगर आप गौर से देखते हैं तो कार्बोनिल में क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो दे हैव अ डायपोल मोमेंट, दे हैव अ लार्ज डायपोल मोमेंट कंपैरेटिवली विद सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी के अंदर कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। तो यहाँ क्या ऑब्जर्व हुआ कि लार्ज डायपोल मोमेंट कंटेनिंग स्पीशीज विल अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी। यानी अगर किसी दो सिमिलर स्पीशीज में जिनका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे अपीयर होंगी, जबकि जिनका डायपोल मोमेंट सिफर होगा या कम होगा तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जर्व होंगी। यहाँ पे रियल आईआर स्पेक्ट्रा भी मैंने मेंशन किया है कि जिसमें कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ग्रुप भी मौजूद है और सी डबल बॉन्ड सी भी मौजूद है। दो बैंड ऑब्जर्व हुए। सी डबल बॉन्ड सी ऑब्जर्व हुआ 1660 के ऊपर, यहाँ छोटी सी पीक है इसकी, जबकि कार्बोनिल की पीक ऑब्जर्व हुई 1727 के ऊपर। इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायपोल मोमेंट। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि समटाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो पीक की शेप को भी चेंज कर देती है। इसकी मैं फर्दर भी आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होगी वो पीक ब्रॉडनिंग देगा, और जिस स्पीशी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी वो पीक शार्पनिंग देगा, यानी पीक उसकी शार्प होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ में लेफ्ट साइड पे मॉलिक्यूल है ये भी फिनोल का डेरिवेटिव, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आप देखिए दोनों पोजीशन पे, नहीं दोनों ऑर्थो पोजीशन पर टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफिकल्ट होगी। जब डिफिकल्ट होगी तो ओ एच तो है, ओ एच की पीक भी आएगी लेकिन वो शार्प आएगी। सेम मॉलिक्यूल है जैसे फिनोल है, इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। तो इस वजह से ओ एच इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जब ओ एच इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसमें जो ओ एच की पीक आएगी वो ब्रॉड आएगी। तो इससे क्या ऑब्जर्व होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो सकती है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, वो ओ एच की पीक को ब्रॉड देते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ओ एच की पीक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेरिकली हिंडर्ड होगी, उसमें ओ एच की पीक शार्प होगी, ब्रॉड नहीं आएगी। अब यहाँ इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन स्पेक्ट्रा मेंशन किए हैं। अभी देखिए थ्री स्पेक्ट्राज हैं एक ही मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल कौन सा है? वो है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है ना। लेफ्ट पर जो प्रोपेनोइक एसिड है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के अंदर है, ये वाला जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। जो राइट पर आईआर स्पेक्ट्रा है वो है लिक्विड फिल्म में, यानी प्योर लिक्विड है। जबकि जो बॉटम पर जो आईआर स्पेक्ट्रा है वो गैस फेस के अंदर है, सेम मॉलिक्यूल का। ठीक है ना। ये तीन स्पेक्ट्रा हैं आईआर प्रोपेनोइक एसिड के। जस्ट लुक ओवर हियर। जो टॉप पर है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आईआर जो है वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर है। अब ए प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर देखिए आप ओ एच की पी का क्या हुआ, साइज बिल्कुल डिक्रीज हो गई और बॉटम पे स्लाइटली शार्पनेस भी आ गई। जबकि
कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि लिक्विड फिल्म के अंदर, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो ओ एच की पीक ब्रॉड आई है। जबकि गैस फेज के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, तो इस वजह से ओ एच की पीक शार्प आई, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस ना होने के बराबर थे। तो द चेंजिंग द मूड ऑफ अ सेम कंपाउंड कैन गिव यू द डिफरेंट स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये भी हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन कर दी हैं ताकि क्लियर हो जाए इस मॉलिक्यूल के अंदर कि OH की स्ट्रेचिंग किस पीक पे ऑब्जर्व हुई है, कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग किस पीक पे ऑब्जर्व हुई है, इन तीनों के अंदर COH और CO स्ट्रेचिंग एंड OH आउट ऑफ प्लेन, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हाईलाइट मैंने यहाँ पे कर दी हैं इस स्पेक्ट्रा के अंदर। तो ये एक और मॉलिक्यूल है बेंजोइक एसिड। एक है इसका डाइल्यूशन इफेक्ट, लेफ्ट वाला, जो कि यकीनन एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर है, और दूसरा जो है वो उसका रियल स्पेक्ट्रा है लिक्विड फिल्म के अंदर। अब गौर से देखिए कि इन कंसंट्रेटेड और नीट बेंजोइक एसिड यानी राइट वन, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट मेनली एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड डाइमर्स, राइट वाला ये, सॉरी, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यू विल हैव द द ब्रॉड पीक। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने ऑब्जर्व करनी है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे तो OH की पीक ब्रॉड आएगी। जबकि लेफ्ट वाला आप देखेंगे ना, यूजुअली रिकॉर्डेड इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से यू यू कैन ऑब्जर्व दी शार्प पीक ओवर हियर। तो डाइल्यूशन फैक्टर एक पैरामीटर है जिससे आप IR स्पेक्ट्रा चेंज भी कर सकते हैं। पीक्स की शार्पनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यानी IR स्पेक्ट्रा के अंदर पीक्स तो वही रहेंगी, लेकिन ब्रॉड या शार्प पीक आप हासिल कर सकते हैं OH की स्पेशली। अच्छा, अब यहाँ मैं कुछ IR स्पेक्ट्रा के पोजीशंस को डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इसके लिए आपको मैंने बुक्स शेयर की है, उस बुक्स के अंदर तमाम ये टेबल मौजूद हैं, वो देखिएगा। अच्छा, अब देखें, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि सम टाइम कार्बोनिल की और C डबल बॉन्ड C की पीक नियर नियर सेम होती है, सेम रीजन में आती है। तो हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश कि ये कार्बोनिल की पीक होगी या C डबल बॉन्ड C की पीक होगी। ठीक है ना। तो देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, जैसे कार्बोनल की पीक जो है वो ऑब्जर्व होती है 1630 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स में। जबकि C डबल बॉन्ड C की जो पीक ऑब्जर्व होती है वो 1620 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स में ऑब्जर्व होती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि कार्बोनिल की पीक कौन सी होगी और C डबल बॉन्ड C की। तो कार्बोनिल की पीक जो है वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर है, यानी वो स्ट्रॉन्ग और शार्प पीक आती है। जबकि C डबल बॉन्ड C की पीक जो है वो वीक एब्जॉर्बर है और इसकी पीक भी छोटी आती है, जो कि मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर जब मैंने डिस्कस किया था ना, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O की पीक को, वहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि द शेप एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ पीक often give clue to identify the differences between a carbonyl peak and a C डबल बॉन्ड C peak। अच्छा, गौर कीजिएगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में NH है और OH है, दे हैव द सेम ओवरलैप रीजन, तो हम ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये पीक NH की है या OH की है। देखिए, OH की पीक जनरली ऑब्जर्व होती है 3200 सेंटीमीटर इनवर्स से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन, जबकि NH की पीक जो ऑब्जर्व होती है वो 3300 से लेकर 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में ऑब्जर्व होती है। ठीक है। अच्छा, अब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको अगर मालूम हो कि OH की पीक समटाइम्स ब्रॉड आती है और NH की पीक, अगर वो सिंगल NH है तो सिंगल पीक देगा, NH2 है तो वो टू पीक्स देता है, और कंपेरेटिवली ये OH के मुकाबले में शार्प होती हैं। तो वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि ये पीक OH की होगी या NH की होगी। हम
एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पीक्स के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो आईआर की टेबल इस्तेमाल करते हैं। टेबल ऑफ कोर्स ये मेमोराइज करना टीडियस होता है, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन टेबल आपको स्ट्रक्चर की इलुसिडेशन के लिए प्रोवाइड की जाएगी और की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी मॉलिक्यूल में आपने ऑब्जर्व करना हो सी एच, अब वो सी एच अल्केन का भी हो सकता है, अल्कीन का भी, एरोमेटिक का भी, अल्काइन का भी, एल्डिहाइड का भी। तो आप देखिए ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इन पर सी एच ऑब्जर्व होगा। देखिए अल्केन का है तो वो कहाँ आएगा, और अल्डिहाइड का सी एच है तो वो कहाँ आएगा, 28 से 2700 के रीजन। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बोनिल है या सी ओ है, तो वो किस रीजन में ऑब्जर्व होंगे, तो उसके लिए टेबल प्रोवाइड की जाएगी। ये रीजन्स हैं मल्टीपल, जहाँ सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी वगैरह ऑब्जर्व होते हैं। ओ एच एन एच, आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि ओ एच अल्कोहल फिनोल का है, फ्री है या हाइड्रोजन बॉन्डेड है, या कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो वो किस रीजन में ऑब्जर्व होगा। इसी तरीके से एन एच है, अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी है तो वो किस रीजन में ऑब्जर्व होगा। ठीक है ना। सी एन है, अगर सी डबल बॉन्ड एन है या सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो वो किस रीजन में ऑब्जर्व होगा, ये भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है। देन सम मॉलिक्यूल की बेस वैल्यूज भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बेस वैल्यू से मुराद क्या है कि ओ एच की बेस वैल्यू 3400 है, यानी रेंज नहीं है। एन एच 3400 पे ऑब्जर्व होता है, सी एच 3000 पे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये तमाम टेबल के अंदर गिवन है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो बड़ा क्रूशल है, ठीक है, उस पे आपने फोकस करना है कि वो है क्या। ये अप्रोच है टू एनालाइज द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ अननोन। क्या स्ट्रेटेजी आपने यूज करनी है किसी भी अननोन मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रम की मदद से उसका स्ट्रक्चर इलुसिडेट करने के लिए। ये अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपका जो आईआर का चैप्टर है उसकी समरी है, तो इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा और इसको समझिएगा। ठीक है ना। अब आपने सबसे पहली अप्रोच देखनी है कि हमने ये मालूम करना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल करनी। सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए कि आपने फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी है आईआर स्पेक्ट्रा को देखते हुए। आपने देखना है क्या उसके अंदर कार्बोनिल है, क्या उसके अंदर ओ एच है, क्या उसमें एन एच है, या सी ओ, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, नाइट्राइल या नाइट्रो ग्रुप मौजूद हैं। अब वो कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। हमारी ये सबसे पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, डिटरमाइन वेदर दिस मॉलिक्यूल कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप की आप देखते हैं, यह हैव अ वेरियस टाइप। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। कार्बोनिल जो है वो अल्डिहाइडिक भी होता है, कार्बोनिल जो है वो कीटोनिक भी होता है, अमाइड का भी होता है, एस्टर भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है ना। अब सबसे पहले देखना है कि आपने डोंट ट्राई टू मेक डिटेल्ड एफर्ट्स ऑन सी एच एब्जॉर्प्शन एनालिसिस। कभी भी भूल कर भी आप सी एच एब्जॉर्प्शन एनालिसिस करने मत बैठ जाइएगा। वो जो कि अमूमन आती हैं फिंगर प्रिंटिंग रीजन के अंदर, वो 400 से 1200 के रीजन के अंदर, क्योंकि ये बहुत मल्टीपल पीक्स होती हैं। कोशिश कीजिए फंक्शनल ग्रुप रीजन, ये रीजन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर भी दिखाऊंगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले देखें कि क्या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी पहला स्टेप। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व होगी, वो 1660 से 1820 सेंटीमीटर पर ऑब्जर्व होगी। ठीक है। अगर वो कार्बोनिल ग्रुप है तो क्या वो एसिड वाला ग्रुप है। अगर एसिड होगा तो उस कार्बोनिल के साथ ओ एच ब्रॉड पीक भी ऑब्जर्व होगी। वो ओ एच 2400 से 3400 सेंटीमीटर पर ओवरलैप करेगी। एसिडिक वाला जो होगा ना कार्बोनिल, इतना ब्रॉड होगा। अगर अमाइड है कार्बोनिल के साथ, तो मीडियम एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व होगी 3400 पर, और NH2 है तो वो टू पीस ऑब्जर्व होंगे। एस्टर है तो एस्टर की सीओ पीक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व होगी 1000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में। और इसी तरीके से अगर वो एनहाइड्राइड है, यानी कार्बोनिल तो है लेकिन एनहाइड्राइड है, जैसे एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, तो टू कार्बोनिल के बॉन्ड बैंड ऑब्जर्व होंगे। एक
1760 पर, और दूसरा 1820 सेंटीमीटर इनवर्स की होती है। ठीक है। अल्डिहाइड अगर है कार्बोनिल, यानी कार्बोनिल ऐसा जो अल्डिहाइड वाला है, तो इसमें सी एच भी प्रेजेंट होगा। और सी एच पर हमारे टू वीक एब्जॉर्बेंस ऑब्जर्व होंगी नियर 2750 एंड 2850 सेंटीमीटर इनवर्स। इस रीजन के अंदर हमारे सी एच की स्ट्रेचिंग भी ऑब्जर्व होंगी। अगर ये तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन एब्सेंट हों, तो फिर आपने तमाम को एलिमिनेट करता है, इट मीन्स कि हमारा ग्रुप फिर कार्बोनिल होगा। यानी इसमें ना ओ एच की पीक आ रही है, ना एन एच आ रही है, ना सी ओ, ना उसके अंदर सी एच की स्ट्रेचिंग वगैरह है, ना कार्बोनिल की दो पीक्स हैं, तो इट मीन्स कि वो कीटोन होगा। ठीक है ना। तो फाइनल आपका जो है वो कीटोन होता है कार्बोनिल वाला, ऐसा नहीं कि पहला ही कीटोन हो। तो इस तरीके से आपका जो पहला स्टेप है किसी भी आईआर स्पेक्ट्रा की इंटरप्रिटेशन के लिए, कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वेदर ये कौन सा कार्बोनिल होगा। फिर आपने देखना है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट हो, तो क्या वो अल्कोहल है या फिनोल है। अगर अल्कोहल है तो ब्रॉड एब्जॉर्बेशन नियर ऑब्जर्व होगी, 3300 से 3400 है। देखें, जो पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था वो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH था, जो कि बहुत ही ब्रॉड दे रहा था। लेकिन अल्कोहल का OH होगा वो ब्रॉड होगा, लेकिन उसका रीजन डिफरेंट होगा। और साथ में CO की पीक भी ऑब्जर्व होगी, जो कि अल्कोहल के कार्बन के साथ CO की पीक आती है, वो कि 1000 से 1300 सेंटीमीटर के रीजन में ऑब्जर्व होगी। अगर आपने देखना है अगर कार्बोनिल एब्सेंट हो तो क्या वो अमाइन है खाली। अमाइन में NH की पीक ऑब्जर्व होगी, वो आपने देख लेना 3400 पर। अगर ये भी एलिमिनेट हो, कुछ ना ऑब्जर्व हो, तो फिर फाइनली आपने देखना है क्या वो ईथर है, यानी इसमें कार्बोनिल का रीजन भी खाली होगा, और जो OH NH का रीजन भी इसके अंदर ब्लैंक होगा। तो फिर आपने जाना है कि 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स में कोई शार्प पीक ऑब्जर्व हो रही, जो कि CO की होंगी, और वो ईथर हो सकता है। अमूमन मॉलिक्यूल के अंदर ओलिफिन, डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग भी मौजूद होता है। अगर ओलिफिन है तो 1650 पे ऑब्जर्व होगा, यानी डबल बॉन्ड अल्कीन। और अगर बेंजीन रिंग कंटेनिंग डेरिवेटिव है तो वो 1450 से 1600 पर, लेकिन मीडियम टू स्ट्रॉन्ग पीक ऑब्जर्व होगी। ट्रिपल बॉन्ड की पीक जो 2250, और ऑलिफ यानी एसिटाइलिन की पीक 2150, और एसिटाइलिनिक CH की पीक 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर ऑब्जर्व होती है जनरल। नाइट्रो है तो टू स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन द गिवन रेंजेस 1300 से 1390, और 1530 से 1600 के रीजन में ऑब्जर्व होंगे। हाइड्रोकार्बन पर अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत कीजिएगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दी IR स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब मैं यहाँ रोक रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करेंगे कि जो हमने आज सीखी है कि अननोन IR स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है। अब हमारा जो 5 मिनट का सेशन होगा वो Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर का होगा। और फिर ये है कि आप जो भी सवालात हैं वो कर सकते हैं। ठीक है।